हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को पढ़ने का दो व्यू है, दो तरह से लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं? करंट से। जब भी करंट फ्लो करता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो कुछ लोग पहले ये पढ़ते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से क्रिएट होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं बायोट-सवर्ट लॉ या एम्पियर्स लॉ। उसके बाद वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये फील्ड जो है वो किसी चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगा। ठीक, तो दो टॉपिक होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। पहले ये कहते हैं कि चलो मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों है उससे मतलब नहीं है, कहाँ से आए वो बाद में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो दिया हुआ फील्ड है हम फोर्स और टॉर्क वगैरह निकालते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमें जो है हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे करते हैं, बायोट-सवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। तो हमारा ये व्यू है, हम कोई भी ले सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं, हमारा जो है पहला इसमें यह है कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन। हम तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, दिया हुआ है। क्वेश्चन इज वी वुड स्टडी व्हाट इज द फोर्स exerted by this, what is the force exerted by this given field, given magnetic field on a charge। हम ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस एचसी वर्मा में भी है, बट हमारे वर्कबुक में सीक्वेंस उल्टा है, तो हम तुमको बताएंगे कि किसके बाद क्या करना है। सेकेंड चैप्टर में हम जो है पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। यहां हमको ये नहीं जानना मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख रहे हैं, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कारण देख रहे हैं। यहाँ ये देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी और चार्ज पे क्या करता है। यहाँ क्या देखेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ दो टॉपिक होता है, एक होता है एम्पियर्स लॉ, एक होता है बायोट-सवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सवर्ट लॉ कूलम्ब्स लॉ के जैसा होता है और एम्पियर्स लॉ गॉस लॉ के जैसा होता है। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा और हमको ये करना है। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीजें रियल निकलती हैं। रियल जो होता है फिजिक्स में, जो भी चीज है वो नेचर को ऑब्जर्व करके और उसकी जो बिहेवियर है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक बहुत लंबा करंट है, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। अगर हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये आई है, इसमें करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, दिस इज करंट कैरिंग वायर, और हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पर एक चार्ज को रखे हुए हैं, यहाँ पर हम एक चार्ज क्यू को रखे हुए हैं। हम पाते हैं इस चार्ज पे फोर्स नहीं है। अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है फोर्स? क्योंकि फोर्स नहीं है, क्योंकि फील्ड नहीं है, क्योंकि ये वायर अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। ये वायर जो है अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। ये वायर जो है ये अनचार्ज है, न्यूट्रल है, तो ये यहाँ पे फोर्स तो देगा नहीं, तो यहाँ फोर्स जीरो था। लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज को ऐसे करके प्रोजेक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, किस स्पीड से, समझ v स्पीड से, जैसे ही हम इस चार्ज को एक स्पीड देते हैं इस डायरेक्शन में v, हम क्या देखते हैं, ये चार्ज इधर घूम जाता है, ये चार्ज का पाथ इधर घूम जाता है, यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलता है। जब ये चार्ज रेस्ट पे था तो इस पे फोर्स जीरो था, और जब ये चार्ज मूव किया ऐसे इधर, इसको हम प्रोजेक्ट किए, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती, ये घूम जाता है। इसका मतलब यहाँ कोई फोर्स एक्ट किया तभी ये घुमा होगा, दैट मीन्स यहाँ कोई फोर्स एक्ट किया। अब इस फोर्स के साथ क्या है कि दिस फोर्स was not acting on the rest charge, but it is acting on the moving charge. This force is not acting on the rest charge, but it is moving on the. हाँ कर रहे.
सो हम क्या देख रहे हैं, नो फोर्स एक्टेड ऑन रेस्ट चार्ज बट it acted once charge is given a velocity. Charge is given a velocity. इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया कि जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उस फोर्स का कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स रेस्ट चार्ज पे भी लगाता है और मूविंग चार्ज पे भी लगाता है। ये जो है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये ऐसा फोर्स है जो रेस्ट पे नहीं लगता है बट मूविंग पे लगता है। यानी दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉज ऑफ दिस फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द कॉज ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी अदर फोर्स। द कॉज ऑफ दिस फोर्स, द कॉज ऑफ दिस फोर्स कैनॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट होता, तो ये फोर्स तब भी लगाता जब चार्ज रेस्ट पे था, बट जब चार्ज रेस्ट पे था ये फोर्स नहीं लगा रहा था। इसका मतलब है दिस न्यू फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी, क्रिएटेड बाय दिस करंट। अब ये कितना होता है हम बाद में देखेंगे, ये कैसे होता है वो बाद में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बट ये एक्सपेरिमेंट है। अगर तुम यहाँ पे इसको रख दो, एक करंट कैरिंग वायर लो, एक चार्ज को यहाँ रख दो, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे चार्ज को वेलोसिटी दोगे फोर्स लग जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। वेलोसिटी नहीं होता तो फोर्स नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का प्रॉपर्टी नहीं था। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। हम देखेंगे इसके बारे में सब कुछ। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं वेक्टर बी से। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, टेस्ला। टेस्ला हम ये भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो एसआई यूनिट इसका टेस्ला है, टेस्ला है। वेबर जो है वो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। वेबर जो होता है इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू होती है कितना? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स इतना पॉपुलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भविष्य में इतनी बार आएगा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है क्या मतलब? B इंटू DA, BDA। ये इतना पॉपुलर है, इतनी बार आता है BDA, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, कि एक लूप से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इतनी बार आता है कि इसके यूनिट को एक सेपरेट नाम दिया गया है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक सेपरेट नाम दिया गया है, वेबर, डिनोटेड बाय WEBER, शॉर्ट फॉर्म होता है WB। ये SI यूनिट होता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर मतलब वेबर, और टेस्ला मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर ग्राम स्केल यूनिट होता है, गॉस। कन्वर्जन फैक्टर है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, इसको G से डिनोट करते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ऐसा यूनिट और CGS यूनिट का कन्वर्जन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जो है B, उसको और 3 नाम से जानते हैं, उसका और 3 नाम होता है। इसलिए क्वेश्चन में अगर कोई और नाम है, इसका मतलब तुमको समझना है कि वो नाम ऐसा होता है। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा तुमको पहले बैकग्राउंड थोड़ा बता दे। यहां कोई डाउट किसी को? अगर तुम बाद में इसमें कुछ रेफर करना चाहो, कुछ जानना चाहो, तो एससी वर्मा में चैप्टर नंबर जो है 34, एससी वर्मा में चैप्टर 34 देख सकते हो। 4 पेज में पूरी थ्योरी दी हुई है इस चैप्टर की। हालांकि हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम एससी वर्मा का चैप्टर 34 ले रहे हैं। तो रेफर करना चाहो कुछ सेल्फ स्टडी के लिए तो उसमें देख सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है और वो बेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोड्यूस कैसे होता है, ये फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। देखो ये बड़ा ही टेक्निकल सा फील्ड है। जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में जाएंगे तो तुम लोग की इमेजिनेशन और मैथमेटिक्स दोनों चैलेंज होगी। तुम्हारी इमेजिनेशन और मैथमेटिक्स दोनों का इसमें तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। देखना कैसे। हम ये कह रहे हैं कि चार्जेज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, charge at rest produces electrostatic field, electrostatic field, ठीक। दूसरा, charge in moving with velocity, moving with a velocity produces, अगर किसी चार्ज पर वेलोसिटी है, it produces electrostatic field as well as magnetic field, ठीक। चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, चार्ज के पास स्पीड है, वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज के पास अगर एक्सेलरेशन है तो एक और चीज होगा प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। If charge has velocity and acceleration, ठीक, it produces इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब समझो, एक चार्ज चल रहा है, एक चार्ज चल रहा है, इसकी चार्ज है Q, वेलोसिटी है V, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इसको प्रोड्यूस करना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन तुमको इसका क्या दिख रहा है, तुमको दिख रहा है ये पर्सन यहां खड़ा है, ए ग्राउंड पे खड़ा है, इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो पर्सन इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से चल रहा है, जो पर्सन इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से चल रहा है, उसको ये रेस्ट पे दिखेगा, दिखेगा ना। यानी कि ये पर्सन ये बोलेगा, ये पर्सन ये बोलेगा कि ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये देखेगा, दोनों अलग अलग फील्ड देखेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों सेम देखेगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपोनेंट है, कितना मैग्नेटिक, ये फ्रेम डिपेंडेंट है, याद रखना, दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट। यही सब चीज हम लास्ट में बताएंगे जो हमको फॉरेन बुक से तुमको बताने हैं, नहीं तो ये सब न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। यानी कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो कि ईएम वेव देख रहे हो कि दोनों देख रहे हो कि कुछ भी नहीं देख रहे हो, ये सब तुम्हारे फ्रेम पे डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं हो सकता है कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक देख रहा हूं, कुछ मैग्नेटिक देख रहा हूं, कोई और जो सिर्फ
मैग्नेटिक फील्ड देख रहा है, कोई और ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे तुमको यही बताएंगे न्यूटन का थर्ड लॉ वायलेट कर जाता है, वायलेट करता नहीं बट लगता है कर रहा है। न्यूटन का तीसरा लॉ एक्शन रिएक्शन वायलेट कर जाता है। एक चार्ज जो दूसरे पे फोर्स लगाता है उसका निगेटिव दूसरा पहले पे नहीं लगाता है। और फिर वहां पे हम तो बताएंगे कि क्या उसमें प्रॉब्लम है और क्या उसका एक्चुअल सॉल्यूशन है, ठीक है। बट वो सब उसके बाद आएंगे हम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वुड बी कंप्लीटेड इन 2 वीक्स। 2 वीक में पूरा मैग्नेटिक खत्म कर देंगे, ठीक है। ये होता है इस तरह से। तो याद रखना, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो ईएमएफ भी क्रिएट करता है। तो मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। कितना करता है क्रिएट वो हम देखेंगे। इवन मैग्नेट में भी जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिखता है उसका बेसिक कारण उसके अंदर का वो होता है अनबैलेंस्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, वो भी करंट ही होता है, वो भी मूविंग चार्ज ही होता है, ठीक। चलो देखते हैं। अब देखो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और बी के होने के बाद कि बी कैसे फोर्स लगाता है। अगर मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है और तुम वहां चार्ज को मूव कर रहे हो, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बाद में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पे फोर्स का एक नेचर निकाला गया, ठीक है। तो हमको ये निकाला गया कि अगर मान लो कि ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। किसी कारण से, हमको इसके कारण में भी नहीं जाना है, बस मैग्नेटिक फील्ड भी है जो दिया हुआ है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी था और यहां पे हमने चार्ज को थ्रो किया। हमने एक चार्ज को लिया और ऐसे थ्रो किया, देखा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चलता रह गया। जब हमने एक चार्ज क्यू को क्या किया, इधर एक वेलोसिटी दिया, तो देखा कि ये अनडेविएटेड, बिना वेलोसिटी बदले इसकी वेक्टर भी क्या रही, कांस्टेंट रही। इसकी ना मैग्नीट्यूड बदली ना डायरेक्शन बदली, स्ट्रेट चलता रहा, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं। हमने इसको पीछे थ्रो किया, फिर से क्या देखा कि फोर्स लगा ही नहीं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहा। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे थ्रो किया। जब मैंने इसको इस तरह से थ्रो किया, इसको इस तरह से, तो मैंने देखा ये ऐसे घूम गया, या इसको इस तरह से ले लो, देखो मैंने इस चार्ज को क्या किया, मैंने ऐसे थ्रो किया वी वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज को। जब मैं इसको ऐसे थ्रो किया तो मैंने क्या देखा, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, बट ये ऐसे घूम गया सर्कल पे, बट ये यहां से ग्राउंड छोड़ के उठ गया। इसको जाना था इस तरह से, बट ये ग्राउंड छोड़ के ऐसे करके उठ गया। मतलब दिस स्टार्टेड टू मूव लाइक दिस। उसी तरह से मैंने यहां किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तब मैंने कंक्लूड किया फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तब मैंने कंक्लूड किया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B on a charge Q moving with velocity V, F magnetic is equal to Q into V cross B। ये सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, यानी कि फोर्स जो होता है वो होता है चार्ज इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। ये तुमको फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देगा, ये है हमारा फोर्स इक्वेशन। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। ये होता है। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V क्रॉस B, समझो मान लो कि ये है B, मान लो कि ये है B वेक्टर, अगर ये है V वेक्टर और ये है B वेक्टर, तुमने एक चार्ज Q को इधर वेलोसिटी दे दिया V, और V और B में एंगल है थीटा,
तो इसमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा एफ मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड जो है दैट वुड बिकम इक्वल टू क्यू वी बी एंगल बिटवीन वी एंड बी इज व्हाट, एंगल बिटवीन वी एंड बी इज थीटा, सो साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज व्हाट, तुम जानते हो v क्रॉस b का मतलब है v को b के तरफ घुमाओ, v क्रॉस b का मतलब है इस v वेक्टर को b वेक्टर की तरफ घुमाओ। ऐसे अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस सेंस ऑफ रोटेशन v टू b, v को b के तरफ घुमा रहे हैं, v को b के तरफ घुमा, इधर टर्न करो, थंब का डायरेक्शन बताएगा फोर्स, यानी फोर्स होगा आउटवर्ड्स नॉर्मली, यानी तुम्हारा फोर्स होगा वो इधर होगा। फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो चार्ज ऐसे जा रहा था इस पे ऊपर फोर्स लगेगा और ये चार्ज उठ जाएगा और ये चार्ज, सो फोर्स इज नॉर्मल, फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये चार्ज क्या होता, नेगेटिव होता, तो हम पॉजिटिव पे फोर्स निकालते हैं तो क्या आता है, v क्रॉस b, बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो वही फोर्स हो जाएगा उल्टा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक, सो याद रखना दिस फोर्स इज नॉर्मल टू, बिकॉज दिस a क्रॉस b जो होता है वो एक वेक्टर होता है, a क्रॉस b जो होता है वो एक वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b होता है। समझो a क्रॉस b, अगर दो वेक्टर को टेल से टेल मिला दो, ये हमेशा एक प्लेन डिफाइन करते हैं, ये हमेशा एक पेपर का को डिफाइन करते हैं। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, दो वेक्टर को मिला के तुम हमेशा एक सरफेस बना सकते हो जिसमें दोनों लाई करेंगे। ये वेक्टर v क्रॉस b इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका एंगल v के भी साथ 90 डिग्री और b के भी साथ 90 डिग्री। इसीलिए तुम ये कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज हम यहां पे ये कह सकते हैं एफ मैग्नेटिक डॉट वेलोसिटी 0, बी एफ मैग्नेटिक डॉट बी 0। तुम उसको ये भी कह सकते हो, समझ रहे हो, ये जो वेक्टर होगा ये किस डायरेक्शन में, v क्रॉस b, बट v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होता है, v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये वेक्टर v के साथ भी 90 बना रहा है और b के साथ भी 90 बना रहा है, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट v के साथ 0 होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ 0 होगा। अगर सिर्फ यही फोर्स है तो इसी को तुम ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ma लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन इज पैरेलल टू फोर्स एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, a एक्सीलरेशन डॉट वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन डॉट बी 0। यानी कि तुमको अगर हम कभी एक क्वेश्चन दें जिसमें हम तुमसे ये कहें, अगर तुमको हम कोई क्वेश्चन दें जिसमें ये कहें कि एक चार्ज को हमने एक फील्ड में फेंक दिया, हमने एक चार्ज को एक फील्ड में फेंक दिया, हमको वेलोसिटी दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, हमको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, i कैप j कैप k कैप में हमको एक्सीलरेशन वेक्टर दिया हुआ है xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। व्हाट इज x, तो क्या करोगे, तुमको b नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तुम a डॉट v 0 कर दो। तुम जानते हो जब a डॉट v करते हो आता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, और उसको किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तुम्हारा निकल जाएगा डायरेक्शन, वो निकल जाएगा वंस यू इक्वेटेड टू 0, तुम्हारा अननोन निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुमको हम वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या वेलोसिटी या फोर्स दे दें, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या वेलोसिटी या फोर्स दे दें आई कैप जे कैप में मैग्नेटिक फील्ड में, तो तुमका डॉट प्रोडक्ट लगेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको फिजिक्स में कहते हैं पावर, इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, पावर डिलीवर्ड, फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है पावर, हम कह सकते हैं पावर डिलीवर्ड
बाय एफ मैग्नेटिक इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर सकता है, देयरफॉर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। वो सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है। क्यों? बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि जब भी फोर्स हमेशा, अगर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है जो स्पीड को बढ़ाता है, जो स्पीड को चेंज करता है, और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है जो उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। बिकॉज ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये कभी भी इसका कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा, इसीलिए इसका स्पीड नहीं बदलेगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे? देयरफॉर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। डायरेक्शन बदलेगा सिर्फ, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। जब वर्क एनर्जी पावर शुरू करेंगे तुमको ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे, इतने कंक्लूजन्स हैं वर्क पावर एनर्जी। जब मंडे को स्टार्ट करेंगे हम बताएंगे ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं जहां पे तुम बिना सॉल्व के बता सकते हो वर्क कितना होगा। उसमें ये केस भी होता है, उसमें ये केस भी होता है। जब भी फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में नहीं बदलेगा। उस केस में ए डॉट वी 0 होने का मतलब क्या है? बताओ, ए डॉट वी 0 होने का मतलब क्या है? अगर हम कह रहे हैं ए डॉट वी 0, इसका मतलब है ए कितना होता है? dv बाई dt। समझो ए क्या होता है, देखो ए डॉट वी 0 इसका मतलब है dv बाई dt डॉट वी 0, dv बाई dt डॉट वी 0। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? अगर हम कहना चाहते हैं, इसका मतलब है dv इज परपेंडिकुलर टू v, इसका मतलब है dv चेंज इन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब है स्पीड इज कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। तो याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं करेगा। तुमको दिखता होगा कि मैग्नेट एक लाए और एक मैग्नेट लाए और कुछ आयरन के फाइलिंग्स तो खींच लेता है, तो वर्क तो हो रहा है, वर्क तो हो रहा है ना। तुम यहाँ पे एक मैग्नेट को लाए और उस मैग्नेट ने कुछ आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया, तो वर्क तो हो रहा है। बट वो वर्क मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता है, वो वर्क मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता है। हम बताएंगे, इसको याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करेगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलो। तो ये होता है F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दिया, वो नीचे गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, तो फोर्स किधर होगा? ठीक, जैसे मान लो हम तुमसे क्वेश्चन ले, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2-3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आज तुमको बहुत सारा क्वेश्चन देने वाले, आज के क्लास के बेसिस पे तुमको बहुत सारा क्वेश्चन एज ए होमवर्क देने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इसको समझ लो, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, दिस इज 0 इफ चार्ज इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी और वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू बी। समझ रहे हो ना? अगर वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, ठीक, अगर वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या एंगल 180 डिग्री हो, तो ये फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, सो कभी तुमसे अगर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पूछ रहा हो तो हमेशा क्या करना, पहले पॉजिटिव मान के फोर्स निकाल लेना और लास्ट में उसको रिवर्स कर देना। क्या करना, सबसे पहले उसको नेगेटिव मान के निकाल लेना, पॉजिटिव मान के, और बाद में उसको नेगेटिव है तो रिवर्स कर देना। मान लो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये मैप है, ये मैप है, इस मैप में ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है ना। इस चैप्टर में क्या होता है, जनरली चीजें 3 डायमेंशन में होती हैं।
जनरली चीजें 3 डायमेंशन में होती है, लेकिन हमारा कॉपी जो है या बोर्ड 2 डायमेंशन है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक नोटेशन यूज करते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जनरली क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी इज जेनरली टेकन नॉर्मल टू द पेपर। उसका नोटेशन क्या होता है, देखो क्रॉस अगर है, कहीं क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है और वो तुमसे दूर जा रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है, तो बी, तो क्रॉस लेते हैं। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली इनवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ होता है, जबकि यहां पर ये जो बी होता है, ये होता है नॉर्मली आउटवर्ड्स। और ये लॉजिकल भी सिंबल है। क्यों है, सोचो कि अगर तुम कोई ट्रेन आ रही है, तुम ट्रेन को देख रहे हो, तो रात में अगर ट्रेन आ रही है तो क्या दिखेगा, उसका लाइट दिखेगा, हेडलाइट दिखेगा। हेडलाइट ये होता है जो जी तुम्हारे तरफ आ रही है, हेडलाइट दिखेगा। जब ट्रेन पास कर जाती है तो उसके लास्ट बॉगी के ऊपर एक क्रॉस लगा होता है, वो ये दिखता है, ये मतलब दूर जा रही है। या अगर तुम एक तीर को लो, एरो को लो, एरो में इस तरह से होता है, एरो में इस तरह से होता है। एरो अगर तुम्हारे तरफ आ रहा है तुमको एक डॉट दिखेगा, और एरो अगर तुमसे दूर जा रहा है तो उसका पीछे का होता है फेदर, वो तुमको दिखेगा क्रॉस के फॉर्म में। तो डॉट मतलब हुआ तुम्हारे तरफ, क्रॉस मतलब हुआ तुमसे दूर। तो मान लो हम यहाँ कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये तो मैप हो गया। अगर हमको वर्टिकली अपवर्ड शो करना है, अगर हमको वर्टिकली अपवर्ड शो करना है, वर्टिकली ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो हम इस तरह से करेंगे। शो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है सब जगह, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ डॉट के फॉर्म में है, ये डॉट के फॉर्म में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है। हम यहां से चार्ज को थ्रो कर रहे हैं ईस्ट के तरफ, Q है और V है, चार्ज Q, वेलोसिटी V। इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर नीचे साउथ ने वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या लगेगा। तो देखो Q V क्रॉस B, Q तो पॉजिटिव है, V क्रॉस B, देखो V यहां है, V इस डायरेक्शन में है और B तुम्हारी तरफ है, V इस डायरेक्शन में और B तुम्हारी तरफ है। तो V क्रॉस B करोगे, जब इस V को इस V वेक्टर को घुमाओगे किस डायरेक्शन में, B के तरफ, V क्रॉस B, तो नीचे आएगा, यानी कि इस पे फोर्स लगेगा नीचे। जैसे इस पे फोर्स लगेगा नीचे परपेंडिकुलर, ये घूम जाएगा ऐसे, इट विल बेंड टुवर्ड्स साउथ, इट विल बेंड टुवर्ड्स साउथ। Q V क्रॉस B, V इज दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वेक्टर V का और ये वेक्टर B का। अगर तुम इसको V क्रॉस B करोगे, V को B के तरफ टर्न करोगे इस तरह से, तो आएगा इस तरह से, ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा नीचे, तो क्या होगा, फोर्स नीचे ले जाए। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन होता, तो फोर्स क्या हो जाता, ऊपर, ठीक है, फोर्स रिवर्स हो जाता, उसको हम देखेंगे। अब देखो हम पहला केस ले रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और तुम किसी चार्ज को उसके प्लेन के परपेंडिकुलर थ्रो कर दो, उस फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो कर दो, तो क्या होगा, देखते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल perpendicular to a uniform magnetic field, तो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है,
ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है और यहाँ पे प्रेजेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, हम यहां से एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं वेलोसिटी v से। चार्ज कितनी है q, मास कितनी है m, मास कितनी है m। तो क्या होगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, जैसे जैसे इसको थ्रो करोगे q v क्रॉस b, v यहां b इनसाइड, देखो v इस डायरेक्शन में है, v इस डायरेक्शन में है और b इनवर्ड है। तो इसको इस तरह से घुमाएंगे, इसको जो है इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे इसको घुमाएंगे इधर, इसको घुमाएंगे फील्ड के डायरेक्शन में। तो जैसे इसको घुमाएंगे फील्ड के डायरेक्शन, जो ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर, और ये जो फोर्स लगेगा इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी समझो, ये जो फोर्स लगेगा इस फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी QVB। क्यों, QVB साइन 90 डिग्री। देखो V वेक्टर और B वेक्टर, V वेक्टर और B वेक्टर में एंगल कितना है 90 है, V वेक्टर और B वेक्टर में एंगल 90 है। तो ये इधर लगेगा, V क्रॉस B ऊपर होगा, ये लगेगा ऐसे। जैसे ये लगेगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। मान लो ये यहां पहुंच गया, बहुत कम डायरेक्शन चेंज हुआ है, मान लो ये यहां पहुंच गया। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल है ऐसे, तो यहां फोर्स ऐसे होगा परपेंडिकुलर, यहां पर जो है फोर्स ऐसे होगा परपेंडिकुलर, QVB, वही फोर्स रहेगा QVB, क्योंकि V ये हुआ और B, तो V क्रॉस B इस तरह से, फिर ये घूमेगा इस तरह से। किसी भी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है और जो B वेक्टर, जो V क्रॉस B लोगे वो अंदर की तरफ आएगा, कितना QVB। भले इस फोर्स की डायरेक्शन घूम रही है, भले इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इसकी मैग्नीट्यूड हर जगह QVB ही होगा। इसकी स्पीड हमेशा V रहेगी और ये QVB होगा, यानी कि एक सर्कुलर मोशन पे घूमेगा जहां सेंट्रीपिटल फोर्स ये QVB है। QVB क्या है, सेंटर की तरफ है। So this is going to move on a uniform circular path. This is going to move on a uniform circular path. So particle moves on a uniform circular path with constant speed V and constant speed V and centripetal force QVB। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, अगर इसका हम रेडियस निकालना चाहते हैं, इक्वेशन क्या होता है, द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इसकी हमेशा कांस्टेंट है सेंटर की तरफ, कितनी है v²/r। अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है सेंटर की तरफ v²/r। तो क्या लिख दोगे, QVB, यही फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, यही फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, QVB इज इक्वल टू m इंटू v²/r। तुमने एक पर्टिकुलर मास को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दिया, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक पर्टिकुलर चार्ज के साथ, रेडियस अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा। तो रेडियस कितना आएगा बताओ, रेडियस आएगा mv/qv। पहली बात, रेडियस कितना होगा mv/, ये एक सर्कुलर मोशन होगा जिसका रेडियस होगा mv/qv। ठीक, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास वेलोसिटी qv। अब समझो, मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू मास होगा। क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², तो 2 k हो जाएगा mv, 2 km हो जाएगा m²v², तो mv होगा अंडर रूट 2 km। अगर तुमने किसी चार्ज q को v0 के पोटेंशियल में एक्सेलरेट किया है, अगर तुमने किसी चार्ज को, समझो
वी नॉट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया है तो उसकी एनर्जी होती है क्यू वी नॉट। इसका मतलब क्या है, इफ ए चार्ज क्यू, इफ ए चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड across a potential difference of V naught, तो हमने पढ़ा था Q इंटू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू K1 माइनस K2, Q इंटू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू K1 माइनस K2। अगर तुम किसी को तो इसको क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या दे दोगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें इस चार्ज को एक्सेलरेट किया गया इंटू m। ठीक है, यहां तुम डाल सकते हो। अब समझो इस बात को, कुछ पार्टिकल्स को याद रखना और उनके मासेस के कंपैरिजन अगर पूछा जाता है तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, अल्फा मतलब क्या होता है, हीलियम का आयन He2+, ड्यूटेरियम। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं सपोज O2 माइनस O, या एक काम करो बेरिलियम 3+, कुछ भी कुछ भी। इलेक्ट्रॉन का मतलब है, एक प्रोटॉन भी ले लो, समझो अगर प्रोटॉन की मास m है, अगर प्रोटॉन की मास m है तो बेरिलियम की मास होगी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 8m। अगर ये 4Be8 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है। तो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का मास तुमको सेम मानना है। क्या मानना है, हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का मास सेम है, लगभग m होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। इसका मास m, इसका मास 4m, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन 8 है। इसका मास हाइड्रोजन हीलियम 2+2 4 होगा, इसका मास कितना होगा 4m होगा। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1837 लगभग। ये इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 1/18, एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स लेस होता है। चार्ज, ये तो हो गया मास। चार्ज इस पे देखो, इस पे चार्ज है -e, इस पे चार्ज है +e, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है +2e He2+, इस पे चार्ज है +3 बेरिलियम 3+, प्रोटॉन पे चार्ज है +e। तो तुमसे रेशियो पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम तुमसे ये पूछें, देखो मान लो इसको हम बोलते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो हम तुमको शो कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखते हैं क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर फील्ड है, इसके ऊपर जो है एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ऐसे करके। नीचे फील्ड नहीं है, नीचे फील्ड 0 है। यहां एक होल है, यहां एक छोटा सा होल है। इस होल में क्या करते हैं, हम चार्जेस को एंटर कराते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम चार्जेस को एक बीम को एंटर, यहां से एक बीम जो है एंटर कर रहा है, यहां से एक पार्टिकल्स का स्ट्रीम जो है एंटर कर रहा है। जब ये एंटर करता है यहां पर ये घूम जाता है,
यहाँ पे जाके ये घूम जाता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जाके क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घूम जाता है। एक पार्टिकल ऐसे जाता है, देखो, दूसरा पार्टिकल यहां से एंटर करता है तो ऐसे जाता है, तीसरा पार्टिकल यहां से एंटर करता है वो ऐसे जाता है, और चौथा जो है यहां से डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। तो ये तीन चीजें एमिट करता है, चार चीजें। एक एमिट करता है अल्फा, अल्फा, एक होता है बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन, एक होता है बीटा प्लस पॉजिट्रॉन, और एक होता है गामा रे। गामा जो होता है वो पार्टिकल नहीं है, गामा क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा वेव होता है, पार्टिकल नहीं। ये सब पार्टिकल, इन सब में मास है, इसमें मास नहीं होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करो कौन क्या है, तो जरा देखो v क्रॉस b, v क्रॉस, ये था v, सबका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, सबका वेलोसिटी इनिशियली इस डायरेक्शन में था, तो जो इधर रुक गया इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है, या तो न्यूट्रल है या पार्टिकल ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आइदर चार्ज इज जीरो और इट इज नॉट पार्टिकल। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मासलेस पार्टिकल पे, फोटोन पे कोई असर नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फोटोन पे कोई असर नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर फोटोन पे नहीं होता है, ईएम वेव्स पे नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटेशन का होता है। तो ये घूम गया। अब ये बताओ, रेडियस इसकी इतनी, इसकी इतनी, पहली बात ये समझ गए। तो अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो ये गामा होगा, समझ गए। ये बीटा माइनस होगा, ये क्या होगा, बीटा माइनस होगा, ये भी समझ गए। अब इन दोनों को देखते हैं, बताओ रेडियस किसका ज्यादा होगा, अल्फा का या बीटा प्लस का। रेडियस होता है mv/qv, mv/qv, ठीक है। सबकी स्पीड सेम है, सबकी स्पीड दी हुई सेम है। अल्फा का कम होगा, अल्फा का कम होगा, क्यों, बी सेम है, ठीक। अल्फा के केस में ये चार्ज है 2 टाइम्स, अल्फा के केस में ये चार्ज है 2 टाइम्स, बिकॉज ये अगर बीटा प्लस है ये He2 प्लस है। अल्फा के केस में चार्ज है डबल और मास है 4 टाइम्स, नो मास 4 टाइम्स का, बहुत ज्यादा टाइम्स। ये मास जो है, यस सर, ये मास जो है, इसका मास है m/1837, इसका है 4m, इसका है 4m, ये बहुत बड़ा रहेगा ना, ये होगा अल्फा पार्टिकल, ये होगा अल्फा पार्टिकल। अब क्या होता है, यहां पे हम क्या करते हैं ये बाद में बताएंगे। एक जिंक सल्फाइड ZnS होता है, जिंक सल्फाइड का एक लेयर होता है। यहां पे क्या करते हैं, एक जिंक सल्फाइड का एक लेयर होता है। जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसे कोई पार्टिकल टकराता है तो वो ग्लो करने लगता है, उसमें से लाइट निकलने लगता है, और वो लाइट कुछ देर तक मेंटेन रहता है, तब खत्म होता है। जब भी टकराता है उसको बोलते हैं सिंटिलेशन पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन पॉइंट्स। पहले जो टीवी हुआ करता था, पुराना टीवी जिसमें एक पिक्चर ट्यूब हुआ करता था, उसमें यही होता था, एक इलेक्ट्रोड रहता था जो कि भेजता था इलेक्ट्रॉन्स का बीम, और वो जो है सिंटिलेशन पॉइंट्स को ग्लो कराता था, तब टीवी दिखता था। उसको बोलते हैं सिंटिलेशन पॉइंट्स। तो होगा क्या, जितना ज्यादा इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल का डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा उसका संख्या होगा, वहां पे उस जगह पे उतना ज्यादा सिंटिलेशन पॉइंट्स बनेंगे, वहां उतना ज्यादा सिंटिलेशन पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। ऐसा तुमको एक ग्राफ दे सकता है और पूछ सकता है इन चार कर्व में एक इसके लिए, एक इसके, एक इसके, एक इसके लिए, पहचानो कौन किसके लिए है।
तो तुमको दो चीज देखना है, लेफ्ट कौन घूमेगा, राइट कौन घूमेगा, प्लस कौन है, माइनस कौन है। दूसरा ये देखना है कि अगर वेलोसिटी सेम दिया है, बी सेम है, तो मास बाई क्यू का रेशियो जिसका ज्यादा है उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। ठीक, अब देखो हम फिर से लौट रहे हैं यहाँ पे, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूमता है। अब समझो बिकॉज ये सर्कुलर मोशन पे घूमता है, काफी सारी सर्किल की प्रॉपर्टीज तुम यहां पे यूज कर सकते हो, या एक पेपर सेटर यूज कर सकता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करने के लिए या पूछने के लिए। ठीक है, तो तुमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि भाई यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड था इस तरह से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, यहां एक चार्ज को फेंका जिसकी चार्ज थी Q, वेलोसिटी थी V, यहां मैग्नेटिक फील्ड था B, तो ये घूमेगा इस तरह से, ऐसे घूमेगा। दिस गोइंग टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा इसकी वेलोसिटी V रहेगी, हमेशा इसकी वेलोसिटी जो है V रहेगी, और इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी QVV। तो हमने निकाल लिया, पहला चीज हमने निकाल लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू QVV, दैट इज इक्वल टू M V स्क्वायर बाय R। यहां से आ जाएगा R इज इक्वल टू MV बाय QV। दूसरा हम जानना चाहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू इक्वल टू V बाय R। या तुम ये भी लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको लिख सकते हो V बाय R, या फिर तुम इसके भी लिख सकते हो टोटल एंगल रोटेटेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल एंगल रोटेटेड है 2 पाई, और टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 2 पाई R, टोटल डिस्टेंस बाय V। ये होगा ना, टोटल एंगल वो कितना रोटेट कर रहा है एक साइकिल में, 2 पाई, और उसको टोटल टाइम क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये होगा V बाय R। तो V बाय R अगर तुम निकालोगे कितना आएगा बताओ, व्हाट इज V बाय R, QB बाय M, QB बाय M, ये है तुम्हारा। तो यहां एक खास बात है, एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने यहां पर इसको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक लौटने में, इस पे चार्ज था Q, मास था M, इसको कितना टाइम लगा T, इसको टाइम कितना लगा T। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक दूसरे पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं, मैं यहां पे एक दूसरे पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं। इस पार्टिकल की चार्ज है Q, मास M, बट वेलोसिटी है 2V। वेलोसिटी कितनी है 2V। मैं क्या कर रहा हूं, सेम फील्ड में दूसरे पार्टिकल को यहां से थ्रो कर रहा हूं जिसमें चार्ज है सेम, चार्ज है सेम, मैग्नेटिक फील्ड है सेम, मास है सेम, लेकिन मैंने उसकी स्पीड क्या कर दी है, 2 टाइम्स कर दी है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स, रेडियस कितनी है 2 टाइम्स, सिर्फ मैंने स्पीड को डबल किया है। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, देखो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, लेकिन ये उतने ही टाइम में सर्किल कंप्लीट कर लेगा, इसको भी T ही लगेगा। क्यों लगेगा T, क्योंकि तुमने स्पीड को बदला, रेडियस डिपेंड्स ऑन स्पीड बट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अगर मैं इसकी मास चेंज कर देता या B चेंज कर देता तब तो बात और थी, बट यहां पे मैंने क्या किया है, इसका क्या चेंज किया है, V चेंज किया है। V को चेंज करने से ओमेगा नहीं बदलता है, तो इसको भी साइकिल कंप्लीट करने में उतने टाइम। तुम बोलोगे ये तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डबल स्पीड भी है, ये उसको सेम टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन में होता है। अगर हम जानना चाहते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हम जानना चाहते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसलिए याद रखना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में पूछे कि ये कितना एंगल घूमेगा किसी टाइम T में, ठीक है ना, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल
rotated in time interval delta t is delta theta is equal to omega delta t। ओमेगा डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा कितना है, क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम इंटू डेल्टा टी। इतने टाइम में ये इतना एंगल घूमेगा, यानी ये जो रेडियस वेक्टर है, समझो तुम जानना चाहते हो कि किसी टाइम टी के बाद ये एंगल, ये डेल्टा थीटा कितना घूम चुका है, ये डेल्टा थीटा ये कितना घूम चुका है, तुम यहां से निकाल सकते हो। ठीक है। तीसरा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहां क्या डाल दोगे 2 पाई, यहां 2 पाई डाल दो, या फिर सीधे 2 पाई आर बाई वी, कितना 2 पाई आर बाई वी। और तुम जानते हो आर का वैल्यू कितना था, एम वी बाई क्यू बी, तो यहां डाल दो तो कितना आ जाएगा, आर के बदले क्या डाल दोगे, एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी बाई क्यू क्या है 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब समझो, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसीलिए समझो 2 पाई एंगल घूमने में, 2 पाई एंगल घूमने में टाइम कितना लग रहा है, टी, इसको बोल रहे हैं टी। 2 पाई एंगल घूमने में टाइम कितना लग रहा है, टी। तो एनी, मान लो हम जानना चाहते हैं कि 60 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, या पाई बाय 6 घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या कर दोगे, सीधे टी बाय, ये सिंपल फ्रैक्शन ले लोगे, पाई बाय 6 बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ टी, यानी कितना है बताओ, टी बाय 12। बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल घूमता है। तुम ये निकाल सकते हो कि 360 डिग्री घूमने में टी टाइम लग रहा है, जो तुम जानते हो 360 डिग्री घूमने में टी टाइम लग रहा है, 1 डिग्री घूमने में टाइम लगेगा दिस टाइम डिवाइडेड बाय 360, इसीलिए 10 डिग्री घूमने में या 12 डिग्री घूमने में टाइम लगेगा दिस डिवाइडेड बाय 360 इंटू 12। तुम निकाल सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, अब मान लो मेरे से क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाता है, अगर मान लो मेरे से क्वेश्चन अगर इस तरह से, हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरह से प्रेजेंट है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, प्रेजेंट है। मैंने एक चार्ज क्यू को यहाँ से थ्रो किया, मैंने एक चार्ज क्यू को यहाँ से थ्रो किया, इस वेलोसिटी v, इसकी मास थी m, ठीक, तो ये घूमेगा क्यू v क्रॉस v, ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। पहला क्वेश्चन, रेडियस कितना होगा, mv बाई क्यू है। दूसरा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितना होगा बताओ। इसकी सेंटर कहां होगी, यहां पे, इस सर्कल का सेंटर यहां होगा 0, r पे, 0, r पे हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही ना। ए सर्कल विथ सेंटर 0, r, रेडियस r, so that would become x स्क्वायर प्लस, क्या हुआ, एक मिनट, नॉइज क्यों हो रहा है भाई? सर वो पूछ रहा है कि ट्रैजेक्टरी का मीनिंग क्या होता है। कौन है? पता नहीं सर।
कौन है, नाम बताओ। लूकस का नाम सुना है? Realme 5i वाला है सर। क्या हुआ? सूरज शर्मा नाम बता रहा सर। सूरज शर्मा। मैं म्यूट कर रहा हूं सबको। क्लास के बाद जिसको भी डाउट है मैसेज करना या कॉल करना, ठीक। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2YR, यहाँ आएगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं तुमसे ये जानना चाहूं सेकंड थर्ड, किसी टाइम डेल्टा टी में ये कितना, ये t इक्वल टू 0 पे तुमने इसको थ्रो किया था, क्या किया था तुमने, इसको t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया था, एट t इक्वल टू 0। तुमको पता है किसी टाइम t के बाद, किसी टाइम t पर ये घूम चुका होगा, कितना घूम चुका होगा, ये घूम जाएगा थीटा, यहाँ थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा टी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, ये कितना घूम जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तुम ओमेगा जानते हो QB/m इंटू टी, तुम इतना एंगल ये घूम जाएगा, बट इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, याद रखना इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो यहां इसकी स्पीड ये होगी, v ही रहेगी, लेकिन एंगल घूम चुका होगा। अगर हम इसका वेलोसिटी वेक्टर यहां जानना चाहते हैं, या मान लो हम इसका पोजीशन वेक्टर जानना चाहते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, बताओ व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड थीटा, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, बताओ ये कितना राइट है इसके, r sin थीटा i कैप, प्लस इसका हाइट कितना है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा j कैप। जहां थीटा की वैल्यू है ये, जहां थीटा की वैल्यू है ये और r की वैल्यू है ये, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो भी और ना करें तो भी, हम अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, ये है 90 डिग्री, ये होगा थीटा। तो बताओ वेलोसिटी वेक्टर को क्या है, क्या चीज, माइनस j कैप होगा। कहां पे, यहां पे, यस सर। क्यों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये पॉइंट, यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये x, ये y, समझ गया सर। वेलोसिटी वेक्टर देखो, v cos थीटा, ये कंपोनेंट देखो, v cos थीटा i कैप, प्लस ऊपर का कंपोनेंट क्या होगा बताओ, v sin थीटा j कैप। तुम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तुम अगर इसको डिफरेंशिएट करो तब भी वही देगा, इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या होगा, r इंटू, r है कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा बाय dt, cos थीटा d थीटा बाय dt, तो cos थीटा और d थीटा बाय dt इज व्हाट, ओमेगा, ओमेगा इंटू आर वी। यहां देखो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, माइनस r cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा d थीटा बाय dt, सो r साइन थीटा ओमेगा, r ओमेगा मीन्स v साइन थीटा। ये भी कर सकते हैं, तुमसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम पूछ सकते हैं। सर्कुलर मोशन है ये, सिंपल सा ये सर्कुलर मोशन है, रोटेटिंग वेक्टर है, स्पीड नहीं बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंटम बदल रहा है। क्यों, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये घूम तो रहा है ना, डायरेक्शन तो बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है डायरेक्शन मतलब स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो कोई डाउट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुमको हम बना के दे सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा हो
कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही फील्ड है, एक पर्टिकुलर रीजन में ही फील्ड है। ठीक, समझो इसको पहले। ये एक लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट में फील्ड 0 है और इसके राइट में हर जगह फील्ड बी है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड है हर तरफ। ठीक है, लेफ्ट में कट रहा है नहीं, अच्छा ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो यहां से एक चार्ज आ रहा है, यहां से एक चार्ज ऐसे करके एंटर कर रहा है, इस चार्ज Q, मास M, वेलोसिटी V, और ये एंगल है थीटा, इस थीटा पे ये एंटर कर रहा है। तो ये जाना तो चाहिए था इस तरह से, बट ये जाएगा नहीं, क्योंकि यहां तो फील्ड था नहीं, तो कोई फोर्स था नहीं, बट यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें फोर्स जैसे ही एंटर करेगा फील्ड में, इसके फील्ड इसके ऊपर जो है फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? QV क्रॉस B, QV, V इस डायरेक्शन में, B इनसाइड, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। जैसे इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, ये ऐसे घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि इसके फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे घूमने लगेगा, जिधर फोर्स लगता है उधर उसका सेंटर होता है। जब ये घूमेगा, ये घूमता जाएगा क्योंकि फील्ड है यहाँ, बट यहाँ तक, पर जैसे पहुंचेगा फील्ड फिर से वैनिश हो जाएगा, और जैसे वैनिश हो, ये टेंजेंशियली ही निकल जाएगा उसी स्पीड v से। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, इसी स्पीड v से निकल जाएगा। यानी ये अगर पूरा सर्किल अगर तुम इसका बनाते तो शायद ऐसा बनता, ये पूरा सर्किल अगर इसको मैं एक्सटेंड करके बनाते तो ऐसा बनता, बट ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर नहीं पाएगा, उसके पहले ही फील्ड वैनिश हो जा रहा है। तो इसका सेंटर कहीं यहां पर था, इसको यहां से ज्वाइन कर दो। हम ये जानना चाहते हैं कितनी देर तक ये सर्कुलर मोशन में रहा, यहां पे एंटर करने से निकलने टाइम तक का इसका टाइम एलैप्स कितना था, हाउ मच टाइम इट रिमेन्ड इन द सर्कुलर पाथ। तो कैसे करेंगे समझो, ये हो गया 90 डिग्री, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये हो गया 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस, ये प्लस ये 90, ये प्लस ये 90, और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। समझो ये है एक, क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसका मतलब दिस प्लस दिस, देखो दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ये भी थीटा हो जाएगा। जिस एंगल पर एंटर करेगा उसी एंगल पे निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एंगल कितना होगा, हम ये जानना चाहते हैं, ये एंगल कितना होगा। ये जो है एंगल, ये है 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा बताओ, 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा बताओ, 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो? और इन तीनों का सम 180, ये हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा। बिकॉज ये 2 थीटा है, अब समझो ये जो आर्क है ये उस सर्किल का एक पार्ट है जो पूरी सर्किल 2 पाई सबटेंड करती है, लेकिन ये सबटेंड कर रहा है सिर्फ 2 थीटा। इसीलिए टाइम ड्यूरिंग विच it was in circular motion, that time would become 2 theta by 2 pi, ये फ्रैक्शन है ऑफ टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड अगर t होता 2 पाई के लिए, तो 2 थीटा इसको घुमा है, उसके बाद ये सर्कुलर पाथ छोड़ दिया है, तो इसको क्या लिखोगे, ये लिख दोगे 2 थीटा बाई 2 पाई टाइम्स ऑफ, ये होता है 2 पाई m बाई क्यूबी। जो कट रहा है काट देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। हम जानना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में फाइंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज कितना होगा। देखो जब ये एंटर किया था और जब ये निकला, जब ये एंटर किया इसके वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट था, एक राइट और एक अप, एक राइट और एक अप। और जब ये निकला तो एक था अप और एक था लेफ्ट। तो अप कंपोनेंट तो सेम रहा, बताओ अप कंपोनेंट तो सेम रहा, पहले भी था v cos थीटा, अब भी है v cos थीटा।
लेकिन लेफ्ट कंपोनेंट जो राइट था वो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ v sin थीटा, लेफ्ट वर्ड। देखो यहां पे इसका ऊपर कंपोनेंट v cos थीटा, एंट्री के टाइम भी ऊपर v cos थीटा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, कैंसिल हो गया, कोई चेंज नहीं आया। जब एंटर किया तो ये था v sin थीटा, जब निकला तो ये था v sin थीटा, तो दिस बिकम्स दिस, सो 2v sin थीटा का चेंज होगा लेफ्ट वर्ड। अगर हमको पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, दैट वुड बिकम इक्वल टू, and that would become equal to 2v sin theta, total change in velocity is this और total time taken is this delta t। ये आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या आ जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब सोचो अगर ये प्लस क्यू चार्ज ना होता, माइनस क्यू होता तो क्या होता? अगर ये प्लस क्यू की, सब कुछ वही है, सिर्फ इस प्लस क्यू की जगह क्या करते, माइनस क्यू दे देते, तो फोर्स जो इधर लगा था, तो फोर्स जो इधर लगा था क्यू v क्रॉस बी, v क्रॉस बी जा रहा था, देखो v क्रॉस बी जा रहा था इधर। अब जैसे उसको नेगेटिव बनाओगे हो जाएगा इस तरह से, तो ये ऐसे घूमेगा, कैसे? अगर ये माइनस क्यू हुआ तो ये ऐसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा, तब फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव पे फोर्स उधर तो नेगेटिव फोर्स इधर, तो ये ऐसे घूमेगा। ये तुम देखोगे ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, जो आर्क ये है और ये आर्क मिलाने से कंप्लीट सर्किल जो है बनता है। तो अब तुम क्या देखोगे, ये एंगल होगा 2 थीटा। मतलब क्या हुआ, पहले था जो एंगल घूमा वो था 2 थीटा, अब जो एंगल नहीं घूम पाया वो है 2 थीटा, यानी जो एंगल घूम पाया वो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो सब कुछ वही रहेगा। इसमें अगर पूछेंगे कितना टाइम लगेगा या क्या जो लगेगा, तो तुम क्या करोगे, यहां सिर्फ 2 थीटा की जगह क्या कर दोगे, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये वही आएगा, ये वही आएगा। और ये होगा ना किसमें, इसमें चेंज इन मोमेंटम, अच्छा हाँ एम बी होगा, सही, करेक्ट। सर चेंज इन मोमेंटम, हाँ ठीक है, हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया था। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं एक काम करते हैं, चूंकि हमने यहाँ वेलोसिटी लिया तो हम चेंज इन वेलोसिटी ले लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ले लेते हैं, या मास नहीं लेते हैं तो वही चेंज इन वेलोसिटी यहाँ डालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कोई डाउट? अब देखो सर, हाँ सर मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो सर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे? देखो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का कुछ चेंज पूछता है, एवरेज वैल्यू, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल ले लो। भाई हम ऐसे गए ऐसे और यहां लौट आए, हम ऐसे गए और यहां लौट आए, जहां से चले वहीं पहुंच गए, हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो इंटीग्रेट क्यों करोगे, इंटीग्रेट क्यों करोगे? हम यहां से यहां गए स्ट्रेट, हम यहां से यहां गए स्ट्रेट, कहां से कहां गए, हम यहां से ए से हम x इज इक्वल टू और 2 से चले और x इज इक्वल टू और 6 पे पहुंचे, हम x इक्वल टू 2 से 6 तक पहुंचे, t इक्वल टू 0 पर यहां पर थे और t इक्वल टू मान लो कि 10 सेकेंड पे यहां पर है। हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 2/5 v x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0.4 मीटर पर सेकेंड। तुमने पूछा मुझसे कि मैं कैसे गया, मैं यहां पे जाके रुका, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर यहां गया, फिर रेस्ट किया, फिर यहां गया, या मैं यहां से गया, पहले यहां तक गया, लौटा, फिर वापस गया, फिर वापस आया, फिर पहुंचा, क्या फर्क पड़ता है?
हमको सिर्फ ये जानना है कि टी इज इक्वल टू स्टार्टिंग में कहाँ थे, फाइनल कहाँ थे, स्टार्टिंग में किस टाइम पर थे, फाइनल किस टाइम पे है, बीच का कोई मतलब नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी का जो फाइनल जब निकालना होता है तो इंटरमीडिएट पॉइंट वेरी मैटर ही नहीं करते हैं। आप कैसे गए उससे मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। ठीक, बस इंडिकेट करके भी निकालना चाहो तो कोशिश करना, निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी ऐसा हो, इफ फील्ड इज प्रेजेंट इन ए फाइनाइट विथ, एक फाइनाइट विथ में फील्ड प्रेजेंट है, एक फाइनाइट विथ में जो है फील्ड प्रेजेंट है। कैसे देखो, मान लो फील्ड यहां से शुरू होता है, यहां खत्म हो जाता है। फील्ड यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो जा रहा है। मतलब फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके लेफ्ट में फील्ड नहीं है, इसके राइट में भी फील्ड नहीं है, और इसके बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड दिया हुआ है ना। इसमें 3 केसेस होते हैं, समझो इसमें 3, ये विथ दिया है डी, और आपका एक चार्ज यहां से आ रहा है ऐसे करके, चार्ज क्यू, वेलोसिटी वी, मास एम। 3 केसेस हैं। केस 1, इफ दिस डी इज ग्रेटर देन आर, जो जिस रेडियस पे ये जाता उससे ये बड़ा है, आर मतलब कितना हो गया, एम वी बाई क्यू बी। सबसे पहले एम वी बाई क्यू बी निकाल लो। अगर ये विथ उससे बड़ा है तो क्या होगा, ये आएगा घूमते 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 घूमते, ये क्या करेगा, ऐसे लेगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, ये सेमी सर्किल कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से इसका इस सरफेस से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है आर, और इस सरफेस से फील्ड का मैक्सिमम डिस्टेंस है डी, और डी जो है वो ग्रेटर देन आर है, तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है बताओ, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल, अपने एंटी पैरेलल निकल जाएगा। केस 2, if D is slightly less than, slightly means negligibly less than R, तो क्या होगा, ये यहां से चलेगा, घूमेगा, बेसिकली इस तरह से घूमता, समझो ये चाह रहा था इस तरह से घूमना, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस r जो है वो स्लाइटली ज्यादा है d से। देखो d जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d, और यहां से इस एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस है r, d स्लाइटली लेस देन r। तो होगा क्या, जब यहां पहुंचेगा ना तभी ये फील्ड खत्म हो जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा लगभग, तो ये ऐसे जो निकलेगा वो निकलता ही चला जाएगा, ये पाथ उसके इसको मिलेगा ही नहीं, उसके इस पे फोर्स लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो, तो ये आएगा, और जब ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, मतलब ये समझो जब ये ऑलमोस्ट 89.9 डिग्री पे होगा, उसके बाद जो अंतिम इतना बड़ा पार्ट होता है ना, उसको घूमने के लिए उसको फील्ड नहीं मिलेगा, वो ऐसे निकल जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन होगा 90 डिग्री। केस 3, if D is less than R, D अगर R से बहुत ज्यादा लेस हो, उस केस में क्या होगा देखो। इस केस में क्या होता है, ये यहां एंटर किया, ये जा रहा था, और ये सर्किल पे घूमता भी, ये कहीं इस सर्किल पे घूमता भी, बट उसके पहले ये फील्ड खत्म हो जा रहा है। तो हम इसके यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देते हैं, डी लेस देन आर वाले, थोड़ा उसमें ज़्यादा हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो
फील्ड इस तरह से है, पार्टिकल यहां पर आया, पार्टिकल यहां से घूमना स्टार्ट किया, पार्टिकल को ऐसे घूमना था, पार्टिकल को इस तरह से जो था ऐसे घूमना था, लेकिन यहां के बाद ये पार्टिकल निकल जाएगा, जो यहां के बाद फील्ड ही नहीं है, तो यहां से यहां तक तो ये जाएगा, बट यहां के बाद नहीं जा पाएगा। यहां मान लो सर्कुलर मोशन का सेंटर है, मान लो सर्कुलर मोशन का सेंटर यहां पर है ओ, तो क्या होगा, इसको इससे ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस होगा आर, रेडियस, ये डिस्टेंस कितना होगा आर, क्योंकि सर्किल पे जा रहा था बट यहां के बाद फील्ड खत्म हो गया। ये डिस्टेंस कितना है डी, ये एंगल अगर थीटा है या डेल्टा है, डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, हाँ डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, तो दिस प्लस दिस 90, और ये तो टेंजेंट, ये तो टेंजेंट और रेडियस है ही, ये हो जाएगा डेल्टा। तो व्हाट इज साइन डेल्टा फ्रॉम हियर, साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी बाय आर, एंड दैट इज इक्वल टू डी बाय आर का मतलब है एम वी बाई क्यू बी, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर पूछा है तो, अगर आपसे ये पूछा है कि इस स्टार्टिंग लाइन के कितने ऊपर ये पार्टिकल, इस स्टार्टिंग लाइन के कितने ऊपर ये पार्टिकल इसको लीव करेगा, उसके लिए स्ट्रेट लाइन, तो क्या निकालोगे, y इज इक्वल टू व्हाट, r इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r cos डेल्टा ना, r cos डेल्टा, ये हो जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा। तुम साइन डेल्टा निकाल चुके हो, तुम कॉस डेल्टा निकाल सकते हो, तुम साइन डेल्टा निकाल चुके हो, तुम कॉस डेल्टा निकाल सकते हो। अगला केस एक अप्रोक्सीमेट केस होता है, अप्रोक्सीमेट केस, ठीक, उसमें क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होता है लार्ज का मतलब है आपको अप्रोक्सीमेट लगाना। अगला केस जो है वो है अप्रोक्सीमेट केस, वो क्या है देखो, और जो फॉर्मूला निकालना उसको डाल देना, डायरेक्ट चलाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा केस 4 वाला, उसमें फॉर्मूला डाल देना, डायरेक्ट आ जाएगा। केस 4, इफ d इज वेरी 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 लेस देन r, इफ d इज वेरी 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 लेस देन r, समझो उसका मतलब, ये इस तरह से है, यहां पे पार्टिकल आ रहा है और ये ऐसे घूमा, ये इसका ऐसे, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दो, देखो ये पार्टिकल यहां पर एंटर करेगा और डी पे निकल जाएगा। मान लो ये एंगल है डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा, तो पता है ये और ये 90 पे होता है, हमको ये निकालना है, तो डेल्टा तो हम निकाल सकते हैं। साइन डेल्टा कितना हो जाएगा बताओ, साइन डेल्टा हो जाएगा ये है डी, ये है आर, नहीं डी बाई आर, बट आर चूंकि ये हो गया डी बाई आर, मतलब कितना हो गया एम वी बाई क्यू बी, बट डी जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, इसके बाद ये नेग्लिजिबल है, तो लगभग डेल्टा भी साइन डेल्टा और डेल्टा सेम आएगा, कितना आएगा डी इंटू क्यू बी बाई एम वी। रेडियन में निकालोगे बहुत छोटा वैल्यू आएगा, रेडियन में निकालना है बहुत छोटा वैल्यू आएगा। और हमको ये y पूछा है तो क्या करेंगे, देखो क्या ये एंगल 2 डेल्टा होगा, क्या ये एंगल 2 डेल्टा होगा ना, पूछो क्यों होगा। एक सर्किल का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी कॉर्ड उसके साथ टेंजेंट जो एंगल बना रहा है
क्या होता है कि अगर ये कॉर्ड इस पॉइंट पे टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां पे और यहां कितना कितना बनाएगा, सेंटर और पेरिफेरी पे, यहां बनाएगा थीटा कि 2 थीटा, क्या सर शायद 2 थीटा बना हुआ है। यहां बनाएगा 2 थीटा, ठीक है, और यहां बनाएगा थीटा। जानते हो ये सर्किल का प्रॉपर्टी, थीटा, यस सर। ये थीटा ये 2, तो ये देखो ये कॉर्ड है, ये जो दिख रहा है ना ए बी, ये कॉर्ड है, और यहां पर ये क्या है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट अगर यहां पर बना रहा है 2 थीटा, तो सेंटर पे बनाएगा, नहीं यहां बना रहा है थीटा, तो यहां बनाएगा 2 थीटा। नहीं एक मिनट, थीटा बाय 2 होगा ना। थीटा, अच्छा ये, हाँ ये होगा थीटा बाय 2, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा डेल्टा बाय 2, करेक्ट है ना, यस यस सर। ठीक है चलो वही, यस सर। ये होगा डेल्टा बाय 2, और मतलब 10th का मैथ है, हम भूल गए बहुत सारा, ठीक है, डेल्टा बाय 2 होगा। अब तो क्या करना है, समझ, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इस ट्राइंगल से निकाल लो, ये जो है इससे निकाल लो साइन डेल्टा। साइन डेल्टा हो जाएगा, देखो साइन डेल्टा हो जाएगा डी बाय आर, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। और यहां से तुम निकालो टेन डेल्टा, इस ट्राइंगल से क्या निकालो, टेन डेल्टा, टेन डेल्टा बाय 2, टेन डेल्टा बाय 2 कितना हो जाएगा, सो बताओ, टेन डेल्टा बाय 2 कितना हो जाएगा, वाई बाय डी, वाई बाय डी। और बिकॉज ये डेल्टा बहुत छोटा है, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बाय 2। अब क्या करो, दोनों से डेल्टा एलिमिनेट कर दो, आएगा डी बाय आर इज इक्वल टू, सॉरी वाई बाय डी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डी बाय आर। यहां से आएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2r, कितना, डी स्क्वायर बाय 2r। तुम्हारे क्वेश्चन में d दिया होगा, तुम r निकाल लेना। अगर ये वर्ड लिखा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली, या ये वर्ड लिखा है लार्ज रेडियस, द सर्कुलर पाथ है लार्ज रेडियस, या ये लिखा है कि थिन रीजन, तो ये लगा देना, आ जाएगा आंसर डी स्क्वायर बाय 2r, r निकाल के प्लेस कर देना, ठीक है। चलो होमवर्क लिख लो, क्या क्या है तुम लोगों के लिए। तुम्हारा जो एस सी वर्मा का बुक है, चैप्टर 34 ऑब्जेक्टिव 1, चैप्टर 34 ऑब्जेक्टिव 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2 अभी छोड़ दो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है, 5, 3, 4, 5। देन क्वेश्चन नंबर 39, 31, 32, 38, 36, ठीक। और उसका भी दे देता हूँ वर्कबुक का, 1 मिनट रुक जाओ।